इस तरीके से राज्य का 6वां भाग समाप्त होता है। 7वां भाग जो है वह संघ शासित राज्यों से रिलेटेड है, संघ शासित राज्यों से रिलेटेड है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। संघ शासित राज्य, जो बातें संविधान के 7वें भाग में कही गई है उसको इस समय निरसित कर दिया गया है। लेकिन जो निरसित किया गया है वह प्रारंभ में जो राज्यों का जो श्रेणी बनाई गई थी कि 4 प्रकार के राज्यों की श्रेणी बनाई गई थी, जिनमें से मैंने आपको उस समय शुरुआती दौर में बताया था और फिर मैंने भी कहा था कि इसकी डिटेल में मैं चर्चा करूंगा। तो उनमें से जो देशी रियासत से रिलेटेड राज्यों की श्रेणियां थी उसको समाप्त कर दिया गया था, जिसका जिक्र संविधान के 7वें भाग में किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। क्लियर? तो यानी कि संविधान का 7वां भाग निरसित कर दिया गया है। संविधान के 8वें भाग के बारे में बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो केंद्र शासित के राज्य की हम इस समय चर्चा कर रहे हैं, इसका संबंध संविधान के 8वें भाग से है और ये अनुच्छेद नंबर 239 से लेकर अनुच्छेद नंबर 242 तक है। इस अनुच्छेद के माध्यम से या संविधान के 8वें भाग में केंद्र शासित राज्यों में प्रशासक, उपराज्यपाल और राष्ट्रपति की भूमिका और दिल्ली एवं पांडिचेरी की भूमिका या केंद्र शासित राज्यों से रिलेटेड जितने भी रूल और रेगुलेशन के बारे में बातें कही गई हैं उस सारी चीज़ों की चर्चा संविधान के 8वें भाग में ही बताई गई हैं। आपको इतना ही जानना है। और प्रेजेंट टाइम में इस समय कुल मिलाकर 8 केंद्र शासित राज्य हैं। कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो कुल 8 केंद्र शासित राज्य हैं। इस चीज़ को आपको जानना होगा। क्लियर? आइए हम संविधान के 9वें भाग के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, संविधान का 9वां भाग वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, संविधान का 9वां भाग, एक्चुअली में जो संविधान का 9वां भाग पहले था उसका भी संबंध जो था वो संघ शासित राज्यों से रिलेटेड था, लेकिन उसको हटाकर जो संविधान का 9वां भाग आगे जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन से, उसका संबंध ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। जी हाँ, ग्राम पंचायत से रिलेटेड है और इस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से समझना भी होगा। तो संविधान का जो ये 9वां भाग था और जो पहले का 9वां भाग था, दोनों में अंतर है। जो जोड़ा गया ये पंचायत था, जो हटाया गया 9वां भाग वो संघ शासित रिलेटेड से संबंध रखता था। क्लियर? आइए अब हम संविधान के 9वें भाग के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। 9वें भाग में अगर हम देखें तो 9वें भाग में संविधान का पंचायत के संदर्भ में बात कहा गया है और इसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 243 में कही गई है। अनुच्छेद नंबर 243 में मित्र ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और इसमें सहकारी समितियां की भी बात कही गई है। एक एक करके चीज़ को हम समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम से तात्पर्य यूपीएसआई, सुपर टेट और टेट से मेरा यहाँ पर है, न कि सिविल एग्ज़ाम की दृष्टि से। हाँ, लेकिन सिविल के विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकते हैं प्री के एग्ज़ाम की दृष्टि से, न कि मेंस के एग्ज़ाम की दृष्टि से। आइए संविधान के 9वें भाग के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पंचायत सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पंचायत। देखिए, पंचायत स्थानीय स्वशासन का भाग है। अब हम जानते हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में अगर हम बात करें मित्र, तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक था हमारे भारत में लॉर्ड रिपन को माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। जी हाँ, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। दूसरी चीज़, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाना है तो ग्राम स्तर तक व्यक्तियों की सत्ता में पहुंच होनी चाहिए। इस उद्देश्यों के आधार पर भारत में पंचायत व्यवस्था लाए जाने की बात बहुत लंबे समयों से चल रही थी, जो 1993 में आकर लागू हुई थी। पंचायत के संदर्भ में अगर हम कहानी जानने का प्रयास करें तो पहले हम ये जानें कि आखिर में पंचायत गठन करने की चर्चा कब वास्तव में आई। हालांकि ये तो गांधी जी का सपना था, स्वराज्य का सपना था। उनका ये भी कहना था कि जब गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा और इसके लिए स्थानीय स्वशासन से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ तनाव की वजह से गांव में स्थानीय स्वशासन नहीं आ पाया था। हालांकि इसके विकल्प के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में सामुदायिक विकास की स्थापना किया था, जिसका उद्देश्य था कि गांवों का विकास करना। लेकिन ये अपने उद्देश्यों में उतनी कारगर साबित नहीं हो पाई जितनी कारगर इस समय पंचायत व्यवस्था साबित हो पाती है। कारण ये था कि गांव के विकास का पूरा दारोमदार जो होता था वह ब्यूरोक्रेट पर के ऊपर निर्भर करता था और हर कोई व्यक्ति ब्यूरोक्रेट के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि
डंडे का ख्वाब तो हमको बहुत समय से मिलता चला आ रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने से वर्दी देखकर तो आम पब्लिक वर्दी के पास नहीं जाता था अपनी मांगों करने के लिए। इसलिए गांव में अपने लोग जब प्रधान के रूप में खड़ा होंगे ताकि हम अपनी भावनाओं को उनके सामने रख सकते थे। हालांकि जमींदारी का स्वरूप तो था, सरपंच का स्वरूप था, लेकिन इनको कोई संवैधानिक अधिकारियों सत्ता नहीं प्राप्त था जिसके माध्यम से ये केंद्र के माध्यम से वित्त को प्राप्त करके गांव का विकास कर सकें। इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए पंचायत के लिए कई कमेटियां बनाई गई और उन कमेटियों में पंचायत से संबंधित कई बातों को कहा गया। उनमें से हम उन सारे कमेटियों को देखते हैं। आइए, जो पंचायत से रिलेटेड जो पहली कमेटी बनाई गई थी वो बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। दूसरी कमेटी अशोक मेहता, तीसरी राव, फिर सिंघवी, फिर थुंगन समितियां बनाई गई थी। ये सारी समितियां पंचायत व्यवस्था से रिलेटेड हैं। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया था मित्र, पंचायत व्यवस्था के संदर्भ में इन्होंने अपना सुझाव त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को लागू करने के बारे में बात किया गया था। और 1959 में पहली बार अगर हम देखें तो राजस्थान के नागौर ज़िले में पंचायती व्यवस्था का एक प्रैक्टिकली रूप दिखाया गया था, लेकिन कि हालांकि संवैधानिक रूप से मान्यता नहीं मिली थी। अगला आता है द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था अशोक मेहता के समय, और ये द्विस्तरीय जो पंचायत व्यवस्था थी अशोक मेहता के समय ये 1977 में आती है। इसको भी पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ, हर पंचायत व्यवस्था की अपनी भूमिका होती थी कि अगली जो पंचायत व्यवस्था गठित की जाती थी वो अपने पुराने पंचायत व्यवस्था से कुछ न कुछ सबक लिया करती थी। राव समिति आई पंचायत व्यवस्था संबंधी, ये इम्पोर्टेंट समिति है। ये 1985 में आई राव समिति और इम्पोर्टेंट समिति है। और राव समिति ने जो पंचायत व्यवस्था के रूप में एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बातें ये कही थी कि पंचायत व्यवस्था में भी वित्त आयोग की व्यवस्था की जाए, यानी कि वित्त आयोग की व्यवस्था करें ताकि वो भी गांव की योजनाओं में पैसे का क्या कर सके, आवंटन किया जाए। यानी कि पंचायत के लिए एक वित्त आयोग बनाए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए पहल राव समिति में की गई। दूसरी चीज़, संघवी समिति में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें कही गई। जैसे कि अगर आप देखेंगे संघवी समिति में तो वहाँ पर एक बातें ये कही गई कि जो एससी हैं, एसटी हैं और महिला हैं, इनको आरक्षण प्रदान किया जाए पंचायत व्यवस्था में। और आगे चलकर इस चीज़ को पूरा स्वीकार किया गया पंचायत जब लागू हुआ संवैधानिक तौर तरीके से। लास्ट में थुंगन समिति आई। और थुंगन समिति के प्रस्ताव के माध्यम से राजीव गांधी के सरकार में 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत व्यवस्था को लाया गया था। दोनों सदनों के द्वारा पास कर दिया गया था और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बाकी था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसी समय राजीव गांधी की मृत्यु 1989 में हो जाती है। नरसिम्हा की सरकार आती है, उनके ही समय एक इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन आता है, 73वां संविधान संशोधन। देखिए मित्र, 73वां और 74वां संविधान संशोधन ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायत को लाया जाता है 1992 में, लेकिन ये प्रभावी 1993 में होता है। और वही 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायत, नगर पंचायत को लाया जाता है, लेकिन प्रभावी कब होता है? 1994 में। 73वां और 74वां संविधान संशोधन दोनों 1992 में लाए गए थे, लेकिन क्रमशः 1993 और 94 में ये प्रभावी हुए थे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम पंचायत की बातें करें तो ग्राम पंचायत में कुल अनुच्छेद जो हैं, अनुच्छेद नंबर 243 को कई उप क्लाजों में क, ख, ग या 1, 2 करके अगर इसको देखेंगे 243 ए से लेकर 243 ओ तक इसको बांटा गया है। ग्राम पंचायत में कुल अनुच्छेदों की संख्या 16 है और नगर पंचायत में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो कुल वहाँ पे 18 है। और सहकारी समिति ये आई थी जो अनुच्छेद नंबर 243 में भी जोड़ी गई है, अनुच्छेद नंबर 19 में भी जोड़ी गई है, ठीक है, और अनुच्छेद नंबर 43 में भी जोड़ा गया है। कौन सा? सहकारी समिति का भी संबंध पंचायत व्यवस्था से, और इनमें कुल अनुच्छेदों की संख्या 10 है। तो इसका मतलब अनुच्छेद नंबर 243 में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और सरकारी समितियों के अनुच्छेदों की संख्या जोड़ दी जाए तो 16 और प्लस 18, तो 16 और 18 आपका कितना हो गया? तो इधर देखेंगे
22 और 22 10 32 और 32 10 इधर 44, तो यानी कि लगभग कुल अनुच्छेद नंबर 243 में 44 अनुच्छेद हैं। क्लियर। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ग्राम पंचायत किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, इसका भी जिक्र पंचायत व्यवस्था में किया गया है। तो पहले ये जान लीजिए, ग्राम पंचायत या पंचायत व्यवस्था में कुल 47 विषय हैं और इन 47 विषयों में 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार ग्राम पंचायत को है और 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नगर पंचायत को है। ये आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। क्लियर। जिससे कि ग्रामीणों का क्या हो सके, ग्रामीण और नगरकों का क्या हो सके, विकास हो सके। तो ये बातें आपको यहाँ तक पता होनी चाहिए। देखिए मित्र, पंचायत व्यवस्था के संदर्भ में बात करें तो भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पंचायत व्यवस्था एक चरणी भी है और 4 चरणी भी है। तो 4 चरणी वाला भारत में पंचायती राज व्यवस्था श्री पश्चिम बंगाल में है, 1 चरणी वाला केरल में भी है और कुछ छोटे मोटे राज्य हैं जहाँ एक चरणीय पंचायत व्यवस्था है। ज़्यादातर भारत के राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था देखी गई है। आपके उत्तर प्रदेश राज्य में भी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। क्लियर। पंचायत व्यवस्था, अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत व्यवस्था को 3 भागों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। अगर 3 भागों में हम बांट कर अध्ययन करें तो पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है ब्लॉक है, तीसरा जो है जिला पंचायत होता है। देखिए, जो ग्राम पंचायत के पंच होते हैं, जो प्रधान होते हैं, इनका चुनाव जो होता है कहीं प्रत्यक्ष होता है कहीं अप्रत्यक्ष होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और जो इनका चुनाव करती है वो ग्राम सभा करती है। ग्राम सभा बोलें तो ग्राम सभा यानी गांव की वो सदस्यों की संख्या जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है प्रधानी के चुनाव में, उनको ग्राम सभा बोला जाता है। अगर 200 से कम संख्या होती है तो उस गांव को दूसरे गांव में मिलाकर प्रधानी का चुनाव करवाया जाता है, यानी कि एक प्रधान जो होता है वो 2 गांव का भी हो सकता है। ये आपको मोटी मोटा समझना है। आते हैं ग्राम सभा। देखिए, ग्राम सभा की बैठक पंचायत व्यवस्था में 4 डेट निर्धारित की जाती है कि ग्राम सभा की भी बैठक होनी चाहिए, उसके भी अपने राय और बात को रखने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। और ये बैठक 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर और 1 मई को बताई गई है कि इन 4 डेट को ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। तो प्रधान जो होता है वो तो प्रधान ही होता है। इसके बाद जो ब्लॉक का चुनाव होता है वो 15,000 जनसंख्या पर निर्धारित किया गया है। ये बात अलग है कि अलग अलग जगह जनसंख्या इसकी अलग अलग तरीके से निर्धारित की जाती है। 15,000 हम मान लेते हैं कि एक ब्लॉक प्रमुख को चुना जाता है और इनका चुनाव जो होता है वो सामान्यतः अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है। ग्राम स्तर पर जो अधिकारी वित्त के रूप में कार्य करता है उसे पंचायत सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है और ब्लॉक प्रमुख के आधार पर जो वित्त का कार्य करता है उसे आप ब्लॉक सेक्रेटरी कह सकते हैं। उसमें आप वीडियो यानी कि वी वाला वीडियो और यहाँ पे बी वाला वीडियो रहेगा। और इसके अलावा जो जिला स्तर पर पंचायतों के लिए जो वित्त का कार्य करता है उसको CO अधिकारी के रूप में जाना जाता है। इन सारे लोगों के लिए जो कानून और नियम कानून या वित्त की जो व्यवस्था होती है ये सारा राज्य करता है, यानी कि वहाँ की राज्य करती है, वहाँ की विधानमंडल कानून बनाकर वित्त की व्यवस्था करती है। और यहाँ तक कि इनके निर्वाचन के लिए भी पूरा जो शक्तियाँ होती है वो राज्य के हाथों में या राज्य के विधानमंडल के हाथों में होती है। कहाँ पंचायत कहाँ चुनाव कराया जाना चाहिए कहाँ नहीं कराया जाना चाहिए ये सारी बातें तय करने का अधिकार उस राज्य का विधानमंडल का होता है। क्लियर। तो जिला पंचायत का सदस्य का भी जो चुनाव होता है वो भी अप्रत्यक्ष तरीके से ही होता है। अप्रत्यक्ष तरीके से जिला पंचायत के अध्यक्ष का भी चुनाव होता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और एक चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि ग्राम पंचायत चुनाव में जो अध्यक्ष बनते हैं वो अपने निचले अध्यक्षों के प्रति अपने कार्यों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। एक दूसरे के कार्यों के प्रति क्या होते हैं, अपने कार्यों के प्रति एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें आगे तो नगर पंचायत में 3 तरीके के चुनाव होते हैं। एक नगर पंचायत, एक नगर पालिका और एक नगर निगम का चुनाव होता है। तो नगर के सबसे बड़े स्तर को नगर निगम और नगर के सबसे छोटे स्तर को नगर पंचायत के नाम से जाना जाता है। फर्क इतना है कि यहाँ पर नगर का हर निकाय अपने कार्यों के करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है। अपने निचले
वाले लोगों के लिए अपने कार्यों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। एक तरीके से इनका अलग अलग पृथक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, चुनाव होता है, सबका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। दूसरी चीज़, पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आपकी जो मिनिमम आयु बताई गई है वो 21 वर्ष बताई गई है। बस ये है कि नगर महापालिका में जो चुनाव लड़ने की आयु बताई गई है वो 30 वर्ष बताई गई है। जैसे अगर नगर का जो पंचायत का जो चुनाव जीतने वाला होता है जिस वार्ड को, उसको हम बोलते हैं सभापति, सभासद बोलते हैं, और जो नगर पालिका का जो चुनाव जीतता है उसे हम सभापति बोलते हैं, और जो अगर महानगर पालिका का चुनाव जीतता है उसे हम मेयर बोलते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़ें, आपको पंचायत के चुनाव में, जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत के चुनाव में एक चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि ब्लॉक पंचायत में जो प्रधान होता है गांव के, वो पदेन सदस्य के रूप में भी कार्य कर सकता है। यानी कि ब्लॉक प्रमुख न होने की स्थिति में ब्लॉक का कभी कभी कार्य प्रधान भी देख लेता है। क्लियर? ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? ये बातें यहाँ तक आपको पता होनी चाहिए। और चुनाव में जो ब्लॉक और जिला पंचायत का जो सदस्य वाला चुनाव होते हैं, इसमें विधायक व लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो भी चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। ये इनमें किसी भी तरीके की पाबंदी भी नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो ये पंचायत से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं जो आपको समझने चाहिए, ये चीज़ें हैं। आरक्षण की जहाँ तक बात है तो आरक्षण एक राउंड में चलता रहता है कि आज इनको आरक्षण मिलेगा, कल उनको आरक्षण मिलेगा। इस तरीके से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हाँ, एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, पंचायतों के चुनाव के संदर्भ में एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलता है वह वहाँ की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर उनको आरक्षण मिलता है। और महिला को जो आरक्षण मिलता है वह कोर्ट के द्वारा तो यह निर्धारित है कि किसी भी हाल में महिला को आरक्षण 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ की राज्य की विधानमंडल चाहे तो इस आरक्षण को 1/3 से यानी 33% के अपेक्षा और अधिक बढ़ा सकती है। और हमारे भारत में 20 ऐसे राज्य हैं जहाँ महिलाओं को आरक्षण 50% से भी अधिक पंचायत व्यवस्था में मिला हुआ है। जहाँ तक पिछड़े वर्ग के बारे में बात है तो पिछड़े वर्ग के संदर्भ में ये कहा जाता है कि अगर वहाँ की राज्य की विधानमंडल उचित समझे तो पिछड़े वर्ग के लिए भी पंचायत व्यवस्था में आरक्षण की बात कर सकती है, लेकिन इसका किसी भी तरीके से कोर्ट के द्वारा डिसीजन अस्थायी रूप से नहीं कहा गया है। हाँ, वहाँ की राज्य की विधानमंडल समझे तो वो पंचायत व्यवस्था में आरक्षण को दे सकती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर एससी कोटे से कोई आरक्षण मिल रहा है, अगर कोई महिला उसमें खड़ी होकर अगर वो जीत जाती है तो 1/3 वाला % महिलाओं के संदर्भ में आरक्षण उस एससी वाले में जीती हुई महिला को जो आरक्षण मिलता है वो चीज़ें वहाँ पे लागू होगा। आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरीके से पंचायत व्यवस्था आपको समझ में आ गया होगा। मैं जहाँ तक महसूस कर रहा हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आइए मित्र, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, भाग 10। भाग 10 में क्या है? भाग 10 में जो बातें कही गई हैं वह अनुसूचित जाति और जनजातियों के वर्गों के संदर्भ में बात कही गई है। जैसे कि इसकी चर्चा मैंने 5वीं अनुसूची में और 6वीं अनुसूची में कर दिया है, तो आप इसके पिछले जाकर 5वीं और 6वीं अनुसूची में देखिए कि मैंने अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र के संदर्भ में मैंने क्या बातें कही हैं, वो चीज़ें वहाँ पर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है। हाँ, इसकी जो चर्चा है वह अनुच्छेद नंबर 244 में कही गई है। अगला हम इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं। जो भाग है वह है केंद्र राज्य संबंध। देखिए, केंद्र और राज्य के संबंध तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और केंद्र और राज्य के संबंध में 3 प्रकार के संबंध बताए जाते हैं, एक विधायी संबंध, एक प्रशासनिक संबंध और एक वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध और विधायी संबंध। विधायी संबंध का जिक्र अनुच्छेद नंबर 245 से लेकर 255 किया गया है। 256 से लेकर 263 तक अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध के बारे में बात किया गया है। और वित्तीय संबंध 264 से लेकर अनुच्छेद नंबर 300 तक वित्तीय संबंध के संदर्भ में बात की गई है। ये तीनों संबंध केंद्र और राज्य के बीच है। इसका मतलब कि इन तीनों की भूमिका केंद्र और राज्य में किस प्रकार की है, ये चीज़ें शो होता है।
केंद्र और राज्य के बीच का जो संबंध है, आप इस तरीके से अगर हम समझें विषयों के बंटवारे के संदर्भ में, अगर हम देखें तो 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा किया गया है कि राज्य सूची अपने विषयों पर कानून बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है, केंद्र अपने विषयों पर कानून बनाती है, और समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने विषयों पर कानून बनाती हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर हम वर्तमान में बात करें तो संघ सूची में कुल लगभग 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में लगभग 52 विषय हैं। क्लियर? तो इन्हीं सभी को लेकर इनके विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध के बारे में बताया गया है। आइए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेदों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद नंबर 45 में साफ साफ कहा गया है कि संसद या विधानमंडल कानून किन किन विषयों पर बना सकते हैं, इसके बारे में कहा गया है। 246 में ये कहा गया है कि ये कानून बनाने का इनका क्षेत्र विस्तार कहाँ तक है, इसके संदर्भ में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 247 में अगर हम देखें तो अनुच्छेद नंबर 247 के संदर्भ में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, वो चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अनुच्छेद नंबर 248 में अवशिष्ट सूची का विषय है और अवशिष्ट सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। आइए अनुच्छेद नंबर 249, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद नंबर 249 है, जरा इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद नंबर 249 में ये कहा गया है कि संसद राज्य सूची के विषयों पर उस समय कानून बना सकते हैं जब मामला राष्ट्रीय हित को लेकर हो। जी हाँ, राष्ट्रीय हित को जब लेकर मामला हो तो ऐसे स्थिति में संसद राष्ट्र की सूचियों के विषयों पर कानून बना सकती है। हाँ, ऐसे स्थिति में राज्यसभा को संसद के द्वारा पास किए गए कानून पर विचार करने के लिए मैक्सिमम 1 वर्ष का समय दिया गया है कि राज्यसभा 1 वर्ष तक विचार विमर्श करके इस पर अपनी राय को क्या करें, व्यक्त करें। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को अनुच्छेद नंबर 249 में प्रदान किया गया है। अनुच्छेद नंबर 250, आपात की स्थिति जब आ जाए तो ऐसे स्थिति में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। अनुच्छेद नंबर 251 में कहा गया है, जब अनुच्छेद नंबर 249 और 250 के लेकर अगर किसी भी समय केंद्र और राज्य के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे स्थिति में हमेशा पल्ला केंद्र सरकार का ही भारी पड़ता है, होना भी चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक रूप से हमारा भारत का संविधान एकात्मक है ही है। इसके बाद अगर हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 252, जी हाँ, अनुच्छेद नंबर 252 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 252 में ये कहा गया है, साफ साफ कहा गया है कि अनुच्छेद नंबर 252 में केंद्र सरकार कुछ ऐसे विषय होते हैं जो आधे राज्यों से जहाँ समर्थन प्राप्त करना होता है, उसके भी माध्यम से आधे राज्यों के समर्थन प्राप्त करके वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 253 जो है वह अंतर्राष्ट्रीय करार एवं संधि का मामला होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी संधियाँ होंगे वो सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होंगे और ऐसे मामलों पर भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, तो संसद के पास होता है। अनुच्छेद नंबर 254 में साफ साफ कह दिया गया है कि अगर राष्ट्रीय हित को लेकर कभी भी किसी तरीके का मुद्दा आ जाता है तो अगर इसमें टकराव हो जाए तो हमेशा पल्ला किसका भारी होना चाहिए, केंद्र सरकार का भारी होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 254 में इस बात का जिक्र किया गया है। तो आप देख लिए कि कानून बनाने के संदर्भ में अगर राज्य और केंद्र में कभी किसी बात को लेकर टकराव हो जाए तो इन सारे विशेष परिस्थितियों में हमेशा पल्ला किसका भारी होता है, तो केंद्र सरकार का भारी होता है। तो ये एक तरीके से केंद्र और राज्य का जो संबंध है कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप से एकात्मक व्यवस्था के शो करने का प्रयास करता है। आइए मित्र, अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 262। अनुच्छेद नंबर 262 में भारत में जल बंटवारे को लेकर है। जैसे कावेरी नदी को ले लें, गोदावरी नदी को ले लें, भारत में कृष्णा नदी को ले लें, ऐसे ढेर सारी नदियां हैं जो जल बंटवारे को लेकर आपस में एक दूसरे से भिड़ती रहती है और दोनों में एक तनाव की स्थिति बनी रहती है। तो ऐसे स्थिति की जो चर्चा की गई वो अनुच्छेद नंबर 262 में की गई है। ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट चुनौती नहीं किए जा सकते क्योंकि ये मामला
सभी राज्यों के अपने नागरिकों के राष्ट्रीय हित के बारे में बात कहा गया। हाँ, लेकिन केंद्र को बीच में आकर इस चीज़ को थोड़ा सा सुलझाने का प्रयास करना चाहिए और शायद इसी उद्देश्य से क्षेत्रीय परिषद का गठन भी किया गया है, ताकि सारे राज्य अपने आप में समन्वय स्थापित करके राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने। सारे मामले सर्वोच्च न्यायालय में नहीं लाए जा सकते हैं, कुछ मामले आपको अपने ही स्तर से फैसले लेने की ज़रूरत पड़ती है। अनुच्छेद नंबर 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है, जो एक संवैधानिक भाग है। ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 264 से वित्त यानी संविधान का 12वां भाग स्टार्ट होता है, वित्त, संपत्तिवाद एवं संविदाएं। इनमें अगर देखें तो अनुच्छेद नंबर 266 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संचित निधि। जी हाँ, संचित निधि एक तरीके से भारत का वो राजकोष होता है जहाँ पर भारत सरकार और राज्य सरकार समय समय जनता के योजनाओं के लिए या लोक कल्याणकारी के लिए पैसे यहाँ से निकालती रहती है और यहाँ पैसे डालती रहती है। ये दोनों कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार करती रहती है। यानी जो भी बजट बनाया जाता है वो भारत के संचित निधि से ही बनाया जाता है या तो धन विधेयक से बनाया जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। संचित निधि से वेतन भी सबको दिए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भारत का एक तरीके से क्या है, राजकोष है। ये भारत का खजाना है, ये भारत का खजाना है। जब भी इस खजाने से पैसे निकालना होता है तो धन विधेयक जैसे प्रस्ताव लाए जाते हैं और उसके लिए अनुच्छेद नंबर 112 जैसे वार्षिक वितरण का डाटा प्रस्तुत किया जाता है, जिसको सामान्यतः हम बजट कहते हैं। अनुच्छेद नंबर 267 में आकस्मिक निधि की बात की गई। आकस्मिक निधि एक प्रकार की ऐसी निधि होती है जब कभी भारत में सामाजिक या प्राकृतिक जैसी आपदाएं घटित हो जाएं और ऐसे स्थिति में पैसे की तत्काल की आवश्यकता पड़े तो संसद के द्वारा अनुमोदन करवाने में, पास करने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति तुरंत आकस्मिक निधि से पैसा निकाल कर लोक कल्याण के रूप में लगाता है। जहाँ पे जान माल की क्षति हो या जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे लगाता है। बाद में उस पर जांच कमेटी बैठाई जाती है और फिर बाद में आकस्मिक निधि से जितना पैसा निकला होता है वो संसद के सदनों के माध्यम से, बहस के माध्यम से संचित निधि से वो पैसा फिर आकस्मिक निधि में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद इन्हीं 12वें भाग में ही ये बताया गया है कि किन किन प्रोडक्टों पे प्रत्यक्ष कर लगेगा, अप्रत्यक्ष कर लगेगा, कौन राज्य सरकार कर वसूलेगा, कौन केंद्र सरकार वसूलेगा, किस प्रकार का कर राज्य को ट्रांसफ़र किया जाएगा, किस प्रकार के कर को भारत सरकार के संचित निधि में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये सारी बातें इसी 12वें ही भाग में किया गया है। यहाँ तक जीएसटी की भी बात अनुच्छेद नंबर 269 में इसी के अंतर्गत किया गया है। केवल इतना ही नहीं मित्र, अनुच्छेद नंबर 280 के तहत वित्त आयोग की बात की गई। देखिए, वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो वित्त आयोग का भी कार्य यही होता है कि केंद्र और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा किया जाना। ये वित्त आयोग का अपना कार्य होता है और ये एक तरीके से संवैधानिक संस्था है जो केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का क्या करती है, बंटवारा करती है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल लगभग 5 वर्ष होता है। और ये आर्थिक रूप से क्या होते हैं, विशेषज्ञ के जानकार होते हैं, आर्थिक रूप से विशेषज्ञ के जानकार होते हैं, प्रशासनिक रूप से काफ़ी जानकार होते हैं, यानी कि अपने अपने लेखांकन से संबंधित काफ़ी जानकार होते हैं। कुल मिलाकर इकोनॉमिस्ट स्पेशलिस्ट लोग भी इसमें बैठे रहते हैं वित्त आयोग की कमेटी में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा आपसे ध्यान रखना होगा। अब हम 12वें भाग से आगे बढ़ते हैं तो 13वां भाग वाणिज्य एवं व्यापार का संबंध होता है, जिसका संबंध इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से है और वस्तुओं से रिलेटेड है, उनके टैक्स से रिलेटेड है। जो ये एक सारा इकोनॉमी का पार्ट है जिसको हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो अगला संविधान का भाग आता है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, यानी संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। संविधान का 14वां भाग है जो अनुच्छेद नंबर 308 से लेकर अनुच्छेद नंबर 323 का तक गिना जाता है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग। देखिए मित्र, मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि संविधान की संरचना में एक अस्थायी कार्यपालिका होती है और उस अस्थायी कार्यपालिका में अगर हम बात करें तो नौकरशाह के बारे में मैंने बात किया था। तो जो ये नौकरशाह होता है,
जो यूपीएससी और हर राज्यों के आयोग जो वैकेंसियाँ निकालती हैं, यही कहलाते हैं केंद्र और राज्य के अधीन सेवा देने वाले होते हैं। और ये अस्थायी कार्यपालिका होते हैं, इनका चयन होता है, इनका चुनाव नहीं होता। एक बार इनका चयन हो जाने पे ये 60 साल तक देश की सेवा करते रहते हैं। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो इनमें जिनकी बेसिकली हम चर्चा करते हैं वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी योग्यता कैसे होती है, इनको हटाया कैसा जाता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, ये सारी चीज़ें को हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले आपके लिए ये जानना आवश्यक होगा कि जो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था वो 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में किया गया था, ये मैंने आपको बताया था। और यही लोक सेवा आयोग को 1935 अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। आगे चलकर इसको 1950 में हम संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानेंगे। तो 2 स्तर के आयोग बनाए, एक केंद्र और एक राज्य स्तर में। जो केंद्र स्तर के लोक सेवा आयोग के मेंबर एवं अध्यक्ष होते हैं, उनका वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है और इनका वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। राज्यों के लोक सेवा के अध्यक्षों या सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है और यहाँ के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। इनका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल 65 वर्ष व 6 वर्ष माना गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनको हटाया कैसा जाता है, तो हटाने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श से ही राष्ट्रपति जो होगा वह इन आयोग के मेंबर के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। और जो न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया जाएगा यहाँ पर, वो राष्ट्रपति के ऊपर क्या होगा, बाध्य होगा। इस चीज़ को थोड़ा से आप ध्यान में रखिएगा। असमर्थता और सिद्ध कदाचार के आधार पर ही इनको हटाया जाएगा। और अध्यक्ष और मेंबर बनने के लिए वही अध्यक्ष और मेंबर बन सकता है जो आईएएस के पद पर रहते हुए लगभग 10 साल सेवा किया हो, वही अध्यक्ष और सेवा के पद पर बन सकता है। समानता ऐसा कहा जाता है। क्लियर? तो ये हो गई लोक सेवा आयोग और सदस्य के बारे में। बाकी भर्ती करवाना, वैकेंसी करवाना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है मित्र, ये चीज़ें आप थोड़ी समझने का प्रयास करिएगा। न्यायाधिकरण के बारे में अगर बात करें तो इनका भी एक अपना कोर्ट होता है जो अर्ध न्यायिक न्यायालय होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसका सीधे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में न करके अपने ही विभागीय के द्वारा सुनवाई करवाई जाती है, क्योंकि इसमें उच्च पद के लोग रहते हैं, इसलिए इनके स्तर पर ये मामले की सुनवाई यहीं पर करवा दी जाती है। अगर कोई मेंबर संतुष्ट नहीं हो सकता है तब न्यायाधिकरण के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। और एक तरीके से इसका गठन करने का सिर्फ इतना ही प्रयोजन हो रहा है कि न्यायालय में बढ़ रहे केस को कम करना और जो उच्च पद के लोग हैं उनको मान और सम्मान के रूप में एक तरीके से निर्णय सुनाया जा सके, इस आधार पर इनको दिया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति और एक आईएएस रैंक के मेंबर अध्यक्ष को कैटेगरी में खड़ा कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं पद की गरिमा की क्या होता है, खिलाफ होता है। इसलिए इनका एक अलग पैनल और कोर्ट बनाया जाता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो संघ राज्य अधीन के अंतर्गत जो सेवाएं वो समाप्त होते हैं। अगला संविधान का भाग हम आते हैं निर्वाचन आयोग, जो बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मित्र। निर्वाचन आयोग का जो गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यही कारण है हर 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग में अगर हम बात करें तो पहले भारत में निर्वाचन आयोग एक सदस्य था जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता था, लेकिन आगे चलकर 1989 से लेकर 1992 तक ये बहुसदस्यीय रहा। फिर एक सदस्य हुआ 1991 के बाद, फिर 1993 में फिर बहुसदस्यीय हो गया। तो इसका मतलब कि वर्तमान में अगर देखें तो निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय है, जिनमें कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य न्यायायुक्त होते हैं। दोनों के समान पावर मिले रहते हैं, दोनों के समान अधिकार मिले रहते हैं। हाँ, इतना ये है कि मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त होता है उसके पास पावर थोड़ा से ज़्यादा होते हैं और वह अपने आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो एक तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होती है, वही योग्यता निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की भी होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग का कार्य तो बहुत कुछ होता है। निर्वाचन आयोग का कार्य चुनाव चिन्ह जारी करना, राजनीतिक दल को मान्यता देना, किसी की राजनीतिक दल के सदस्यता को रद्द करना, ये सब निर्वाचन आयोग के ही कार्य होते हैं। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट टाइम में बहुत सदस्यीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इनके कार्यकाल के संदर्भ में अगर बात कर लिया जाए तो इनका भी कार्यकाल
वही है 6 वर्ष और 65 वर्ष का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लागू होता है। असमर्थता और सिद्ध कदाचार के आधार पर भी इनको हटाया जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, यानी कि इनके भी हटाने की प्रक्रिया क्या है, जटिल है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में आपसे एक प्रश्न ये है कि निर्वाचन आयोग में एक प्रश्न ये है कि कौन कौन से कंडीशन होते हैं जिनको हम राष्ट्रीय पार्टी के रूप में शामिल करते हैं, और वो कौन से ऐसे कंडीशन हैं कि जब कोई पार्टी क्षेत्रीय पार्टी में शामिल हो जाती है, यानी कि पार्टी का गठन कैसे होता है, और वो कंडीशन कौन कौन से होते हैं कि जब कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो जाए, और वो कौन सी कंडीशन होती है जब कोई पार्टी राज्य पार्टी के रूप में शामिल हो जाए। ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो कहिएगा, हम इस चीज़ पर आपको बताएंगे, एक नया वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने। आइए निर्वाचन आयोग के संदर्भ में हम बात कर लें तो निर्वाचन आयोग में अनुच्छेदों की बात करें तो निर्वाचन आयोग में कुल अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर 329 के बारे में चर्चा किया गया है। तो वो एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद नंबर 324 में जैसे मैंने कहा नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद नंबर 325 में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के उसके धर्म, मूल, वंश, जाति व लिंग के आधार पर वोट देने से आप वंचित नहीं कर सकते हो, चुनाव में खड़े होने से नहीं रोक सकते हो। और अनुच्छेद नंबर 326 में हर वयस्क में व्यक्ति को मताधिकार देने का क्या प्रदान किया गया है, अधिकार प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद नंबर 327 में संसद की ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह निर्वाचन संबंधी कानून बना सके। ये संसद के लिए कार्य दिए गए हैं निर्वाचन संबंधी कार्य करने के लिए। और वहीं पर अनुच्छेद नंबर 328 में राज्यों में निर्वाचन करने के संदर्भ में विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद नंबर 329 में साफ साफ कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के किसी भी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये अनुच्छेद नंबर 329 में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो अनुच्छेद बनता है 325, 326 और 329 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। ये तीनों अनुच्छेदों को आप जरूर पढ़ के जाइएगा। क्लियर। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं कि पहले वयस्कता अधिकार का जो आयु निर्धारित किया गया था वो 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 के आसपास इस आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी, जो जानकारियाँ मैंने आपके सामने शेयर करना ज़रूरी समझा। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है। निर्वाचन आयोग का कार्य ये होता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जितने भी सांसद मेंबर होते हैं और विधानमंडल के मेंबर होते हैं, सबके चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, केंद्र के निर्वाचन आयोग की होती है। जबकि अगर पंचायतों के सदस्यों की चुनाव की बात की जाए तो इसकी जिम्मेदारी जो होती है वो राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। और राज्य का निर्वाचन आयोग मात्र एक सदस्यीय होता है, न कि बहु सदस्यीय होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो निर्वाचन आयोग के अन्य 2 सदस्य होते हैं वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं, यानी कि इनका पद कहीं न कहीं प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करता है। लेकिन किसके परामर्श पे? मुख्य निर्वाचन के आयुक्त के बिना परामर्श के इनको नहीं हटाया जा सकता है। किनको नहीं हटाया जा सकता है? अन्य आयुक्त को नहीं हटाया जा सकता है। क्लियर। तो ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर। तो इस तरीके से निर्वाचन आयोग से रिलेटेड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे या जो पॉइंट थे आपने नोट कर लिए होंगे, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मित्र, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, किसी भी देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए 4 चीज़ों का स्वायत्त होना बहुत ज़रूरी है। एक सर्वोच्च न्यायपालिका का स्वायत्त होना बहुत ज़रूरी है, एक कैग का स्वायत्त होना बहुत ज़रूरी है, और एक यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, और तीसरा निर्वाचन आयोग। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग और सर्वोच्च न्यायालय, ये वो 4 पिलर हैं जिस पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरीके से खड़ी हुई है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाना है तो इन 4 पिलर को
निष्पक्ष रूप से कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी भी तरीके से भारत सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तभी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक से अधिक मजबूत हो सकेगी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक मजबूत होने का मतलब कि अधिकतम लोक कल्याण कार्य का होना। आइए अब हम संविधान के 16वां भाग देख लेते हैं। संविधान का 16वां भाग भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, खास तौर टेट, सुपर टेट और यूपीएससी के लिए। आइए देखते हैं 16वां भाग। संविधान का 16वां भाग है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद नंबर 330 से लेकर अनुच्छेद नंबर 342 तक इसके बारे में चर्चा की जाती है। देखिए मित्र, इसमें जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो खासतौर अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको सारे अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए जो एग्जाम की दृष्टि से हैं। तो मैंने जैसा कि कहा कि ये कुछ विशेष वर्ग के लिए, तो विशेष वर्ग कौन है? महिला विशेष वर्ग है, पिछड़ा वर्ग विशेष वर्ग है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग है। इसके अलावा जो एंग्लो समुदाय के सदस्य हैं ये भी एक तरीके से विशेष वर्ग हैं। देखिए आइए हम देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर, अगर हम बात करें 330 में, तो अनुच्छेद नंबर 330 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में बात की गई है कि सांसद के सीटों में इनको आरक्षण मिलना चाहिए। सांसद में इनको सीटों में क्या मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए। और अनुच्छेद नंबर 331 में एंग्लो समुदायों को आरक्षण मिलना चाहिए, यानी कि सांसद के सदस्यों में इनका भी सीट क्या होना चाहिए? आरक्षित होना चाहिए। वहीं अनुच्छेद नंबर 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और 333 में अगर देखें तो विधानसभा के सदस्यों में एंग्लो समुदाय का भी सदस्यों का आरक्षित होना जरूरी, यानी कि उनका भी एक सीट आरक्षित होना चाहिए। कहने का मतलब कुल मिला कर अनुसूचित जाति जनजाति और एंग्लो समुदाय के सदस्यों के सीटों के आरक्षित होने से है। यहाँ पर किस किस अनुच्छेद में कहा गया है ये आपको याद करना होगा। इसके अलावा 333 के बाद अनुच्छेद नंबर 334 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद नंबर 334 के तहत एससी यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और एंग्लो समुदाय के सदस्यों को ये सीटों में आरक्षण कब तक मिलना चाहिए, ये बातें कही गई हैं। तो देखिए सीटों में इनका आरक्षण देखें तो 8वें संविधान संशोधन में भी चर्चा हुई है, 45 में भी हुई है, 79 में भी हुई है। इनमें लगातार इनको आरक्षण देने की बात कही गई है। 79 में भी हुई है। सब 8वां, 45वां और 79 संविधान संशोधन का संबंध अनुच्छेद नंबर 334 से। और सबसे लास्ट में जो अनुच्छेद अभी है 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन और 126वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध भी अनुच्छेद नंबर 334 के तहत है, जिसमें ये कहा गया है कि एससी और एसटी के लिए तो 20 वर्षों तक आरक्षण बढ़ा दिया जाना चाहिए, सीटों में आरक्षित सीट बढ़ा दिया जाना चाहिए। लेकिन सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस संविधान संशोधन में जो एंग्लो समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की बात की जा रही थी, उस चीज़ को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अनुच्छेद नंबर 335 में, अनुच्छेद नंबर 335 की अगर हम बात कर लें तो एससी और एसटी में रोजगार के लिए जो सेवाएं मिलनी चाहिए उसके संदर्भ में बात की गई है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अनुच्छेद नंबर 338 में बात करें तो अनुसूचित जाति आयोग के गठन के बारे में बात की गई है और अनुच्छेद नंबर 338 में क में अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के बारे में बात की गई है। आइए हम समझ लेते हैं। देखिए मित्र, इससे संदर्भ में 2 संविधान संशोधन आपको याद करने होंगे, एक 65वां संविधान संशोधन और एक 89वां संविधान संशोधन। 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग का गठन 1990 में किया गया था, जबकि इस अनुच्छेद नंबर 338 में और 89वें संविधान संशोधन के तहत यानी कि लगभग 2003 के आसपास में इन दोनों लोगों के आयोगों को पृथक कर दिया गया, यानी कि अनुसूचित जाति आयोग का एक अलग आयोग की स्थापना की गई और अनुसूचित जनजाति की एक अलग से आयोग की स्थापना की गई। पहले 1990 से लेकर 2003 तक दोनों एक ही में हुआ करते थे। हर आयोग का अपना एक अध्यक्ष होता है और इनमें 3 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को हमेशा देते रहते हैं और राष्ट्रपति इस पर विचार विमर्श करके जो इनके लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए वो सारी ज़रूरी चीज़ें इनके लिए मुहैया करवाई जाती है।
क्योंकि ये अपनी समस्याओं को डायरेक्ट राष्ट्रपति को रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है वह एक कैबिनेट स्तर का माना जाता है। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट प्लीज़ करिएगा ज़रूर, मैं आपकी समस्याओं के समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आइए अब जो अगला इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बनता है वो है संविधान का 17वां भाग। ये भी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, संविधान का जो 17वां भाग है, संविधान का जो 17वां भाग है उसका संबंध भाषा से है, भाषा से है, भाषा से है। संविधान का 17वां भाग, और संविधान की किस अनुसूची में भाषा की बात की गई है तो 8वें में की गई है। ठीक है, देखिए मूल संविधान में अगर हम भाषा की बात कर लें तो कुल 14 भाषा थे, बाद में 8 भाषा जोड़ी गई थी। जैसे 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, और इसके बाद अगर देख लेते हैं 21वें के बाद 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया था। इसके बाद 92 संविधान संशोधन के तहत 71वां जो हुआ था 1992 में हुआ था। 92 संविधान संशोधन जो हुआ था वो लगभग 2003 में हुआ था, जिसके तहत आप देखेंगे तो इसमें जो भाषा जोड़ी गई थी बोडो, डोगरी, मंथाली और संथाली, ये 4 भाषा जोड़ी गई थी। तो कुल मिलाकर ये 8 भाषा जुड़ गई, तो यानी कि 14 और 8 कुल वर्तमान में 22 भाषा हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो भाषा से रिलेटेड संविधान संशोधन अनुसूची भाग और सन, इनका आपको याद होना चाहिए। अब संविधान के जो 17वें भाग में जो भाषा है इसका अनुच्छेद भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए एक एक अनुच्छेद को हम समझते हैं। अनुच्छेद नंबर 343 में ये कहा गया है कि भारत की एक राजभाषा होगी, और वो राजभाषा कौन सी है? हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 343(2) में ये कहा गया है कि जब तक भारत का संविधान पूरी तरीके से, या भारत के लोग संविधान में को क्रियान्वयन करने वाला लोग पूरी तरीके से मैच्योरिटी नहीं हो जाते हैं, या संवैधानिक रूप से जो अंग्रेजी भाषा है वो पूरी तरीके से हिंदी में समझ नहीं ली जाती है, तब तक जितने भी शासकीय कार्रवाई होंगे वो अंग्रेजी भाषा में होंगे। और इसका डेट 1935 तक निर्धारित किया गया कि 1965 तक जो भी राजकीय भाषा का प्रयोग होगा वो अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 344 तो कोई विशेष नहीं है, हाँ 345 है। 345 में सीधे कहा गया है कि राज्य अपनी राजकीय भाषा चॉइस करने की उसको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। हर राज्य को अपनी भाषा, राजकीय भाषा चुनने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। अनुच्छेद नंबर 46 में ये कहा गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर राज्य से संघ में भाषा में जो पत्र व्यवहार हो उसके लिए आपस में एक दूसरे से समन्वय स्थापित करना होगा, चाहे हिंदी करें चाहे अंग्रेजी करें, और उसके लिए वो अपने अलग से अधिकारी ट्रांसलेट करवाएगा, वो उसकी जिम्मेदारी। तो एक राज्य से दूसरे राज्य और राज्यों से संघ के बीच में भाषाओं के लेकर ट्रांसफ़र की बात की गई है, कम्युनिकेशन के संदर्भ में बात की गई है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अनुच्छेद नंबर 347 में ये कहा गया, अगर राष्ट्रपति को ये आभास हो जाए कि जिस राज्य में मैक्सिमम जनसंख्या के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसको राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दे सकता है, अगर राष्ट्रपति ऐसा उचित समझता है तो। अनुच्छेद नंबर 348, 349 में भाषा का प्रयोग न्यायालयों के संदर्भ में किया गया है कि न्यायालय में किस तरीके का भाषा प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए भाई, सर्वोच्च न्यायालय में आदेश और बहस दोनों अंग्रेजी भाषा में किए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, बहस और निर्णय दोनों आते हैं। हाई कोर्ट में कहा गया है कि आप अंग्रेजी भाषा के अलावा अन्य भाषा का तो बहस कर सकते हैं, लेकिन आदेश जो हमेशा हाई कोर्ट का आएगा वह अंग्रेजी ही भाषा में आएगा। ये आपको समझना होगा। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 350 में भाषा के संदर्भ में नागरिकों के भाषा के प्रचार प्रसार के संदर्भ में बातें कही गई हैं। अनुच्छेद नंबर 350 का ख में अल्पसंख्यक वर्गों के भाषा के बारे में उपयोग करने की बात की गई, जिसमें मातृभाषा की बात की गई है 350 का में। और अनुच्छेद नंबर 351 में भाषा के प्रचार और प्रसार की बात की गई, यानी कि हिंदी भाषा का क्या होना चाहिए, प्रचार और प्रसार की बात अनुच्छेद नंबर 351 में बताई गई है। तो ये भाषा हो गया। अगर देखें भारत में पूरा देखें तो लगभग 9 राज्यों से 10 राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, खासतौर उत्तर भारत के सभी बेल्ट में
हिंदी भाषा बोली जाती है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, इन सब जगहों विषयों पर, उत्तराखंड, इन सब जैसे विषयों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी जैसे भाषा के शब्दों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में महत्ता मिली है गुजरात और महाराष्ट्र में। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी वहाँ बोली जाती है। बाकी आप जानते हैं कर्नाटक में मलयालम बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया और बंगाल में बंगाली बोली जाती है। इस तरीके से भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। फिर भी इतनी भाषाओं में विविधता होने के बावजूद भी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता देखने को मिलती है। ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम भारत जैसे जन्म लिए हैं और यहाँ बहुत कुछ संस्कृतियों से हम सीखते हैं। ठीक है मित्र, तो इस तरीके से संविधान के 17वें भाग से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने शेयर किया और मैं समझ सकता हूँ कि आप चीज़ों से अधिक प्रेरणा ले रहे होंगे और ये चीज़ें आपको लाभान्वित कर रही होंगी। ठीक है, कितना अच्छा मौसम है, देखिए मित्र, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, नदी का किनारा भी है, चिड़ियों के यहाँ की चहचहाट है, आप ये समझ सकते हैं, पत्तियों का हिलना, सूरज के किरणें पत्तियों पर पड़कर उसका चमकना, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे माइंड को क्या कर रहे हैं? सुकून पहुँचा रही हैं। और इसी सुकून के बल पे हम आपके सामने सारी चीज़ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा एंजॉय हो जाए तो और अच्छा होता है ना। आइए आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम अगले बार संविधान के अगले भाग में पहुँचे तो संविधान का जो नेक्स्ट भाग है वो 18वां भाग है। 18वां भाग संविधान का बहुत इम्पोर्टेंट भाग है और यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट। आइए संविधान के हम 18वें भाग के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान का 18वां भाग आपात है। आपात कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया। अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर अनुच्छेद नंबर 360 में आपात के बारे में व्यवस्था की गई है। आइए एक एक आपात के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में बात की गई है। राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति के द्वारा ही जारी किया जा सकता है। मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात भारत में जारी करता है, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय आपात पहले ये था कि भारत के किसी एक हिस्से पर जारी किया जाना चाहिए, लेकिन 42वें संविधान के संशोधन के तहत ऐसा कर दिया गया कि राष्ट्रीय आपात भारत के एक हिस्से पर न होकर भारत के संपूर्ण भाग पर लागू हो सकता है। हाँ, राष्ट्रीय आपात जो था 42वें संविधान संशोधन के पहले मौखिक सलाह पर राष्ट्रपति जारी करता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के बाद अब राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति जो होगा वो लिखित सलाह पर जारी करेगा। राष्ट्रीय आपात जारी होने पर संसद को 1 महीने के अनुमोदन करने का अधिकार प्रदान किया गया। अगर 1 महीने के अंदर अनुमोदन कर देता है तो राष्ट्रीय आपात 6 माह करके अनिश्चित काल तक राष्ट्रीय आपात को लागू किया जा सकता है। लेकिन अगर अनुमोदन नहीं करेगा तो राष्ट्रीय आपात 6 महीने के बाद दोबारा आगे नहीं बढ़ेगा। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। हर 6 महीने पे 1 महीने पर उसको अनुमोदन करना होगा। 1 महीने पर अनुमोदन नहीं करेगा तो राष्ट्रीय आपात बीच में ही समाप्त हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय आपात भारत में अब तक 3 बार लागू हो चुके हैं। एक तो 1962 में, 1971 और 1975 में 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू हो चुके हैं। राष्ट्रीय आपात लागू करने के 3 कंडीशन होते हैं, एक युद्ध, वायु आक्रमण और आंतरिक या सशस्त्र विद्रोह। पहले आंतरिक विद्रोह था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक विद्रोह की जगह पे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू करने की बातें कही गई हैं। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये अनिश्चित काल तक लागू हो सकता है, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया। राष्ट्रीय आपात में जब लागू हुआ तो उसमें अगर आप देखेंगे 1962 में हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और 1971 में हमारे भारत के राष्ट्रपति बीवी गिरी थे और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 1975 में राष्ट्रीय आपात के समय फ़खरुल अली अहमद थे और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय आपात के समय ऐसा कहा जाता है सारे मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। जिस समय राष्ट्रीय आपात लगता है अनुच्छेद नंबर 358 के तहत
359 के तहत अनुच्छेद नंबर 19 स्वतः समाप्त हो जाता है। बाकी विशेष परिस्थितियों में मूल अधिकार के अन्य अनुच्छेद भी समाप्त हो जाते हैं, सिवाय 32 को छोड़कर, क्योंकि 32 के ही माध्यम से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या किया जाता है, लागू करवाया जा सकता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ तक 20 और 21 भी समाप्त हो जाते हैं। 20-21 को छोड़कर बाकी सारे अनुच्छेद समाप्त हो जाते हैं फंडामेंटल राइट को, ये आपको ध्यान में रखना हो जाएगा। और 19 तो स्वतः समाप्त हो जाता है। दूसरी चीज़ राष्ट्रीय आपात में ये बताया गया है कि सशस्त्र विद्रोह के समय अनुच्छेद नंबर 19 स्वतः समाप्त नहीं होता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो ये राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में बातें होगी। अब तक 3 बार लागू किया गया है, जैसा मैंने अब तक बताया। आपात का दूसरा रूप आता है राष्ट्रपति शासन आता है। ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय आपात के समय जहाँ लागू किया जाता है वहाँ मंत्रिपरिषद बर्खास्त नहीं होती है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मूल अधिकार समाप्त होते हैं लेकिन मंत्रिपरिषद बर्खास्त नहीं होती है। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है लेकिन मूल अधिकार समाप्त नहीं होता है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा ही जारी किया जाता है, राष्ट्रपति के दिशा निर्देश पे, या राष्ट्रपति को आभास हो जाए तब भी वो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। खासतौर राष्ट्रपति शासन उस समय लागू हो जाता है जब संविधान का अतिक्रमण हो रहा हो, या उस राज्य में संविधान का उल्लंघन हो रहा हो, या उस राज्य का जो मंत्रिपरिषद है वह सरकार चलाने में असमर्थ हो। ऐसे स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब तक यूपी में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, वो भी 10 बार, और सबसे अधिक समयों तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है, पंजाब में लागू किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें होगी राष्ट्रपति शासन। हाँ, राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन की जो सीमा निर्धारित की गई है वो 2 महीने निर्धारित की गई है। और राष्ट्रपति शासन जो होगा इसमें भी राष्ट्रपति लिखित सलाह पर ही लागू करेगा, न कि मौखिक सलाह पर लागू करेगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। लिखित सलाह पर लागू करेगा। और राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह करके लगभग 3 वर्षों तक इसको लागू किया जा सकता है। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है मित्र, तो 3 वर्षों तक लागू होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। 2 महीने के अंदर अगर अनुमोदित हो जाता है तो। आइए अब हम राष्ट्रीय वित्तीय आपात के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वित्तीय आपात के अगर हम बारे में चर्चा करें तो अब तक देश में एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। हाँ, वित्तीय आपात की कंडीशन में अगर हम ये कहें तो वित्तीय आपात की कंडीशन में ये बताया जाता है कि इसकी अनुमोदन सीमा जो होती है ये भी 2 महीने की होती है। अगर 2 महीने अनुमोदित कर दिया जाता है संसद के द्वारा, फिर उसको अनुमोदित नहीं किया जा सकता है जब तक उसको समाप्त न किया जाए। यानी कि 2 बार, एक ही बार में 2 महीने अनुमोदित हो जाने के बाद ये अधिकतम अनिश्चित समयों के लिए बन सकता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वित्तीय आपात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के मौखिक सलाह पर लागू कर सकता है। वित्तीय आपात के कंडीशन में राष्ट्रपति के निर्देश या दिशा मार्ग में सारे केंद्र और राज्य कर्मचारियों के वेतन में से कटौती कर ली जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक जगह अनुच्छेद नंबर 58(4) में या 59(4) में कहा गया है कि राष्ट्रपति के वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन अगर जहाँ तक राष्ट्रपति के दिशा निर्देश की बात हो रही है तो नैतिकता ये भी बनती है कि अगर वो चाहे तो अपने में से भी वेतन कटवा सकता है अपने आदेश के द्वारा। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आगे हम चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हो गया वित्तीय आपात के समय। अब हम धीरे धीरे अपने सिलेबस के करीब हैं, पूरे संविधान के सिलेबस के करीब है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखिएगा। अगला संविधान का भाग प्रकीर्णन आता है। प्रकीर्णन का मतलब ये होता है कि जैसे मित्र आप ऐसे समझिए, जब जितने भी संवैधानिक पद हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति का हो, चाहे राज्यपाल का हो, चाहे सर्वोच्च न्यायपालिका का हो, जो भी संवैधानिक पद है, अगर इनमें किसी भी प्रकार के लेकर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो अनुच्छेद नंबर 19 का ही सहारा लिया जाता है। बस इतना ही मैं आपसे कहूँगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अनुच्छेद नंबर 20 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, संविधान संशोधन के संदर्भ में बात करें तो संविधान संशोधन 3 प्रकार के होते हैं: साधारण संविधान संशोधन, विशेष संविधान संशोधन और विशेष प्लस आधे राज्यों के समर्थन के माध्यम से संविधान संशोधन किया जा सकता है। साधारण संविधान संशोधन के बारे में अगर हम बात करें तो इसके माध्यम से ये कोई संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं है। ये कोई संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं है। संविधान संशोधन में
प्रक्रिया का मतलब कि ये अनुच्छेद नंबर 368 का पार्ट नहीं होता है सामान्य संविधान संशोधन। क्लियर। जबकि विशेष संविधान संशोधन और विशेष अधिराज्यों का संविधान संशोधन का पार्ट होता है। देखिए, साधारण संविधान संशोधन के संदर्भ में देखें तो जैसा कि आप राज्यों के निर्माण के संदर्भ में देखा, जैसा कि आप संयुक्त अधिवेशन के समय आपने देखा, ऐसे बहुत सारे विधेयक होते हैं जो साधारण संविधान संशोधन के माध्यम से बनाए जाते हैं। साधारण संविधान संशोधन का मतलब होता है कि संसद के जितने कुल सदस्यों की संख्या होती है उसका 50+1 को बहुमत अगर कोई पारित हो जाता है तो वह साधारण संविधान संशोधन कहलाता है। और चाहे जो संसद में जितना कुल उपस्थित सदस्य होते हैं उसका भी 50+1 के माध्यम से साधारण संविधान संशोधन माना जाता है। ऐसा नहीं है कि 572 का ही आधा लिया जाए। 572 में से जो संसद भवन में उपस्थित होते हैं उनके आधे से अधिक जो बहुमत पारित कर लिया जाता है वो भी साधारण संविधान संशोधन के दायरे में आता है। विशेष संविधान संशोधन का मतलब कि एक तरीके से संसद के कुल सदस्यों का 50+1 होना चाहिए और प्लस उसके संसद में उपस्थित कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की भी स्वीकृति होनी चाहिए। तो दोनों बात होनी चाहिए यहाँ पे। पहली बात ये होना चाहिए कि कुल सदस्यों का 50+1 और 2/3 सदस्य, संसद के दोनों सदनों के 2/2 सदस्य की स्वीकृति के माध्यम से होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना, ये एक विशेष संविधान संशोधन की बात होती है। लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में बात करें, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में बात करें तो कुछ ऐसे अनुच्छेद आते हैं जिसके संदर्भ में, या जीएसटी वगैरह के संदर्भ में बात करें, जहाँ पे विशेष संविधान संशोधन और आधे राज्यों के समर्थन की प्राप्त करने की ज़रूरत होती है। खासतौर जब राज्य सूची के विषयों में किसी तरीके से कानून परिवर्तन करना होता है तब भी वहाँ पे आधे राज्यों के समर्थन की ज़रूरत प्राप्त करनी पड़ती है। ठीक है, तो संविधान संशोधन संविधान के 20वें भाग में अनुच्छेद नंबर 368 में इसकी चर्चा की गई है। 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये कह दिया गया था कि अनुच्छेद नंबर 368 के माध्यम से संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है। और यहाँ तक भी कह दिया गया है कि संविधान संशोधन और 368 के द्वारा जो भी संविधान संशोधन किया जाएगा इसमें न्यायपालिका किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ऐसा अनुच्छेद नंबर 368(4) में बताया गया है कि संविधान संशोधन 368 के माध्यम से जो भी संविधान संशोधन किया जा रहा है उसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती, बस सत्य संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि संसद को पावर काफ़ी ज़्यादा मिला जब से मेरा देश आज़ाद हुआ, लेकिन वहीं पर कोलेजियम जैसी व्यवस्था न्यायपालिका भी लाकर अपने पावर को इंडिकेट किया। क्लियर। तो ये संविधान का 20वां भाग है। इसके अलग से हम संविधान संशोधन पढ़ाएंगे, लेकिन अब हम संविधान का 21वें भाग पर चर्चा कर लेते हैं। संविधान का 21वां भाग।